हाँ तो चलिए प्रिय मित्रों, आज हम क्लास सेवन्थ के विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जो विद्यार्थी एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पाठ है जो वरदान साबित होगा, क्योंकि 100% इसमें से एक प्रश्न पक्का आता है और पिछली बार कौन सा पूछा गया था उनका भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए इन प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मर्तजीवी का और परपोषी का। चलिए सबसे पहले इन बातों को समझते हैं, ये फैक्ट है क्या। स्वपोषी ऐसे जीव प्रिय मित्रों जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी में आएगा क्या क्या प्रिय मित्रों, देखिए नाम देखिए स्वपोषी। स्वपोषी आप जैसे ही नाम देखेंगे, स्व का मतलब होता है स्वयं और पोषी का मतलब होता है पोषण। ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इसमें स का मतलब आप सेवाल ले लेना, स का मतलब सेवाल, प का मतलब पादप। और कौन से पादप आएंगे प्रिय मित्रों, हरे पादप आएंगे। क्या आएंगे, हरे पादप आएंगे। तो सेवाल और हरे पादप स्वपोषी का उदाहरण है। फिर आता है परजीवी। तो चलिए यहां पर हम इस लाइन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पर का मतलब पर और जीवी। पर का मतलब होता है, हम कहते हैं प्रिय मित्रों पराया। पराया का मतलब दूसरा यानी जीव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए पूर्णतया दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। और जिन जीवों से भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर प्रिय मित्रों किसी के बालों में जूं पड़ी हुई है, यह है जूं। इसको हम समझते हैं। ये जूं क्या करती है, जिसके भी सर में पड़ी हुई रहती है, ये इसका खून चूसती है और अपना जीवन यापन करती है। तो जूं को तो फायदा होता है, लेकिन इस मानव को नुकसान होता है। तो इस मानव को तो कहेंगे परपोषी। परपोषी यानी परजीवी जिससे भोजन ग्रहण करेंगे उन्हें परपोषी कहा जाएगा। तो यह अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीवी का। प्रिय मित्रों अब यह आता है अमरबेल क्या है। देखिए बेल तो होती है, बेल है। अमर का मतलब हम कह सकते हैं एक पादप है। प्रिय मित्रों आप अपने कभी रास्ते से विद्यालय जाते हैं या कहीं पर खेत में जाते हैं, तो कभी पेड़ या आपने कोई बोल्डी देखी होगी, झाड़ का पौधा, उस पर एक पीली पीली बेल लटकती हुई दिखाई देती है, जिसकी जड़ें नहीं होती, केवल ये पेड़ के ऊपर ही लटकी रहती है। इसे कहते हैं अमर बेल। तो यह किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। और परजीवी का उदाहरण हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे फीताकृमि, यह भी परजीवी का उदाहरण है। इसी को परजीवी को यानी जो हमारे पेट के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं उनको मारने के लिए एल्बेंडाजोल राजस्थान सरकार दवाइयाँ जो हैं सरकारी विद्यालय में समय समय पर उपलब्ध कराती है। मर्तजीवी, देखिए प्रिय मित्रों नाम ही आ रहा है मर्तजीवी, यानी मरे हुए जीवों से भोजन ग्रहण करना। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मर्तजीवी का जो संबंध आता है मर्तजीवी का, इन्हें अपघटक भी कहते हैं, अपघटक। और ये अपघटक क्या होते हैं प्रिय मित्रों, पर्यावरण के मित्र कहे जाते हैं। और मर्तजीवी में क्या आएगा, मर्तजीवी में आते हैं यानी हम कह सकते हैं मर्तजीवी में आएंगे एक तो कवक आते हैं और एक जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं प्रिय मित्रों, कवक और जीवाणु आते हैं। तो आप समझ गए होंगे मर्तजीवी के अंदर क्या आते हैं, कवक व जीवाणु। परपोषी अभी मैंने बताया, जैसे पेड़ पे बेल लटकी हुई है और इस पेड़ से ये बेल भोजन ग्रहण करती है, तो ये परजीवी है बेल, और पेड़ क्या है, परपोषी का उदाहरण है। को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है। तो प्रिय मित्रों कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी या पिचर पादप कहते हैं। ये पादप क्या करते हैं प्रिय मित्रों, जो दलदल वाला स्थान होता है वहां पर उगते हैं और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। ध्यान रखें नाइट्रोजन की कमी जिन पादपों में होती है वो ऐसा करते हैं, बेचारे कीटों को पकड़कर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। घटपर्णी या पिचर पादप इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। प्रिय मित्रों क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करते हैं। जैसे हमें कहे मानव है वो स्वयं भोजन का निर्माण क्यों नहीं कर सकता, स्वपोषी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं
पाया जाता, जबकि हरे पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। और ये ध्यान रखें प्रिय मित्रों, क्लोरोफिल वर्णक में जो होता है वो मैग्नीशियम +2 आयन पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है क्या? तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें नाइट्रोजन का संबंध, यहां पर यदि हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, नाइट्रोजन के यौगिक हैं उसको नाइट्रेट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3-। इसको राइजोबियम जीवाणु बदलते हैं, फिर इस नाइट्रेट को क्या है, पादप ग्रहण करते हैं मृदा की सहायता से। तो प्रिय मित्रों यहां आप समझ गए होंगे नाइट्रोजन का संबंध यहां पर है जीवाणु से। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का, अभी हमने डिस्कस किया था। जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं प्रिय मित्रों। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वह कीटभक्षी, घटपर्णी या पिंचर पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न में ऑक्साइड गैस मुक्त होती है, बिल्कुल गलत है प्रिय मित्रों। अभी हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यह कथन गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है प्रिय मित्रों, यह कहलाते हैं स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल यह सही है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है शर्करा। क्या होता है प्रिय मित्रों? शर्करा होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये बाद में पादप प्रिय मित्रों क्या कर लेते हैं, इसको स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। ध्यान रखें जब भी उत्पाद के बारे में पूछे तो इसका जो उत्पाद होता है मुख्यतया वो होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है। और सह उत्पाद क्या होता है? जो उत्पाद के साथ में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है प्रिय मित्रों। सूर्य की जो प्रकाश की किरणें गिरती हैं उसे सौर ऊर्जा कहते हैं पत्तियों पर। फिर यह क्या करती है कि इससे क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं, पादप क्या करते हैं, भोजन। तो इसका मतलब ये रासायनिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होना बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों में। यह प्रश्न पिछली बार एनोनिमस एग्जाम में पूछा गया था, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो बिल्कुल यहां पर हम कह सकते हैं रंध्र के द्वारा। यानी पादप की जो पत्तियां होती है प्रिय मित्रों, इन पादप की जो द्विबीजपत्री पत्तियां हैं, इनके नीचे की साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हीं के सहायता से ये क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस बार उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपके एनोनिमस में छपे। वायुमंडल में मुख्यतया जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है वह कहलाते हैं, तो यह है पत्तियों के द्वारा। चलिए प्रिय मित्रों अब हम संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण का मतलब है, प्रकाश तो प्रकाश है ही, संश्लेषण का मतलब है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। तो प्रिय मित्रों यहां निर्माण पादप क्या करेंगे, बेचारे पादप क्या कर सकते हैं, पादप निर्माण करेंगे भोजन का। किसका निर्माण करेंगे? भोजन का। तो हम कहेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है भोजन का निर्माण करना। फिर क्या होता है प्रिय मित्रों, यदि हमें कहिए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए यहां पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर देखा होगा। ऐसा कोई प्लांट आप देखते हैं, इसके अंदर जड़ें इसकी भूमि में रहती है, तना ऊपर रहता है, इसकी ये शाखा है और ये इसकी पत्तियां हैं। तो अब प्रकाश संश्लेषण का संबंध है किससे? प्रिय मित्रों यहां से यह जड़ें जो काम करती है, देखिए जड़ किसको अवशोषित करती है? ज का मतलब है जल को। किसको? जल को। जल वह हम कह सकते हैं खनिज लवण। तो पादप की जो जड़ें हैं प्रिय मित्रों वो जल को अवशोषित करती है, जल को ऊपर की तरफ पहुंचाती है, ये धीरे धीरे करता ये पत्ती के पास में पहुंच जाता है। अब क्या होता है, सूर्य देवता का आगमन होता है, सूर्य का प्रकाश भी पत्ती पे गिरेगा। फिर प्रिय मित्रों यहां पर पत्तियां हरी होती है, तो इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। फिर यहां पर जो वायुमंडल में CO2 होती है, ये CO2 होती है 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसको भी ये पादप क्या करते हैं, पत्तियों की सहायता से ग्रहण करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप एक स्टोरी याद रखना, एक प्लांट है, उसमें एक पत्ती है, पत्ती का रंग हरा है और सूर्य का प्रकाश उस पत्ती पे गिर रहा है और वायुमंडल से पादप CO2 को ग्रहण कर रहा है और जड़ों की सहायता से जल को ग्रहण कर रहा है। तो भोजन बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें चाहिए प्रिय मित्रों भोजन बनाने के लिए? देखिए, आप घर में जब भोजन बनाते हैं तो क्या क्या चाहिए? एक परात चाहिए। क्या चाहिए? परात। तो यहां पे हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, परात का मतलब हो गया पर्णहरित। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल का अणु कहते हैं। यह आपका एक मैटर क्लियर हो गया। फिर प्रिय मित्रों, जब आप आटा डालते हैं, इसके अंदर आटे में क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। तो इसका मतलब जल। 2 चीजें आपको पता हो गई। खाना बनाने के लिए एक परात में आप आटा उसनते हैं, तो पै का मतलब पर्णहरित का अणु, और एक हो गया जल का अणु, जल इसमें मिलाते हैं। फिर प्रिय मित्रों तीसरा, अब आपको कोई कहे क्या आप आटा अंधेरे में लगा सकते हैं या लाइट में लगाएंगे? देखिए, अंधेरे में आप आटा लगा नहीं सकते, दिखेगा नहीं आपको। तो आप क्या करेंगे? लाइट गई है तो भी आप मोमबत्ती जगाएंगे या कोई चिमनी जगाएंगे या लैंप जगाएंगे, तो प्रकाश चाहिए। तो प्रिय मित्रों, एक प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। 3 चीजें आपको याद हो गई होगी, प्रकाश, जल और पर्णहरित। अब प्रिय मित्रों नेक्स्ट क्या होता है कि यहां पर हमारे पास में एक चौथी चीज आप याद रखना, वायुमंडल में यह उपस्थित होती है, वो होती है CO2। तो क्या होती है? CO2। तो देखिए, CO2 का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब आप रोटी बनाएंगे तो कहते हैं ना, एक रोटी है वो किसको देनी चाहिए? कुत्ते को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? कुत्ते को देनी चाहिए। मैं इस कुत्ते को ऐसे लिख सकता हूं ना, COTE, कुत्ते। तो यहां हम स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहां पे CO तो हो ही गया। कुत्ते में कितने अक्षर होते हैं? 2। तो ये CO2। तो बताइए, भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में पादप को क्या क्या चाहिए? परात, पर्णहरित का अणु, जल चाहिए आटे को जब हम ओसनते हैं। तीसरा, कुत्ते को हम रोटी देंगे वो, तो CO, कुत्ते में 2 अक्षर है, CO2। और एक क्या चाहिए? आप आटा लगाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश। चलिए, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ हो गए। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? कच्चा पदार्थ का मतलब होता है प्रिय मित्रों, जब आप खाना बनाते हैं तो आटा, नमक और जल ये कच्चा पदार्थ होता है। फिर उससे आप पकाते हैं रोटी। तो प्रकाश संश्लेषण में जो कच्चा पदार्थ होगा, कच्चा पदार्थ वो क्या होगा? एक तो प्रकाश होगा, एक CO2 होगा, एक जल होगा, एक क्या होगा? पर्णहरित। क्या होगा प्रिय मित्रों? पर्णहरित। अब ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर प्रिय मित्रों भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन किस रूप में होता है? शर्करा के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। यानी, और इसमें सह उत्पाद के रूप में साथ में एक गैस बाहर निकलती है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस को पादप ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। ये अपने दिमाग में फिट कर लें। अब चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। तो प्रिय मित्रों, यहां पर मैं कहूंगा CO2 प्लस जल। फिर यह किसकी उपस्थिति में? पर्णहरित। पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में प्रिय मित्रों ये क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे, प्लस O2 गैस बाहर निकलेगी। अब इसकी परिभाषा हो गई, हरे पादप पर्णहरित व प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए, यहां से परिभाषा स्टार्ट करनी है नंबर 1 से। हरे पादप पर्णहरित व प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल से अभिक्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में सह उत्पाद, यानी उत्पाद के साथ में जो चीज प्राप्त हो रही है, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और यह भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है प्रिय मित्रों? कार्बोहाइड्रेट होता है, जिन्हें हम शर्करा भी कहते हैं, और जिन्हें हम प्रिय मित्रों क्या कहते हैं? ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है प्रिय मित्रों? कार्बोहाइड्रेट है। और इसे
और भाषा में हम शर्करा भी कहते हैं। फिर ये ग्लूकोज जैसे ही बन जाता है तो प्रिय मित्रों पादप इसको संग्रहित कर लेते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। किस में एकत्रित कर लेते हैं? स्टार्च के रूप में, जिसका एग्जाम्पल हम मंड भी कह सकते हैं। स्टार्च को मंड भी कहते हैं। तो ये था आज का आपका मैटर। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट पार्ट और लेकर आएंगे जो एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।